साइड स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। चुनाव आते ही नेताओं के वादे और उनकी नाकामियां दोनों नजर आने लगती हैं। बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नए नए घोषणाएं, नई नई जो बातें हैं, नई नई जो चर्चाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ नई चीजों को लागू किया गया है। अब नीतीश कुमार अचानक से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहले 35% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया, फिर दूसरे बार उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और अब उन्होंने डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू कर दिया है। फिलहाल ये इससे पहले तो नहीं था, लेकिन अब ये चीज लागू हो गई है। आज मुद्दा यही होगा कि और क्या क्या चीजें होने वाली हैं, और इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। चुनाव आते ही अब दिख रहा है कि नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। वो पहले 35% आरक्षण महिलाओं के लिए लेके आते हैं, फिर 125 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं और अब डोमिसाइल नीति लागू कर देते हैं। हालांकि पिछले 3 परीक्षाओं से ये तो नहीं था, लेकिन अब चौथी परीक्षा जो आने वाली है उसमें ये लागू हो जाएगा। इसका क्या लाभ होगा और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शंस अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो छठ फेस्टिवल होता है बिहार में, उसके आसपास ये हो जाएगा। तो समय चूंकि बहुत कम है और किन पॉइंट्स पर विपक्ष हमलावर है, वो उसकी तैयारी कौन कौन सी घोषणाओं की है, ऐसा लगता है कि उनकी जो भी टीम है नीतीश कुमार की वो पढ़ रही है और वो तमाम चीज़ें जो पहले वो मना किया करते थे अब उन चीज़ों को वो लागू कर रहे हैं। जैसे कि नीतीश कुमार इस बात के विरोधी थे कि बिजली को फ्री देना चाहिए। उन्होंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि उन राज्यों की जो माली हालत है वो बड़ी खस्ता हो गई है जहाँ पर फ्री बिजली की बातें होती है, और ये कतई नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे दूसरे सेक्टर्स के काम प्रभावित हो जाते हैं। लोगों को खुश करने के लिए उधर पैसा लगा देते हैं तो जो जन कल्याण के दूसरे काम हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। अब ऐसी सोच रखने वाला आदमी अचानक आप पाती हैं एक दिन की 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, तो ये आश्चर्य की बात है। लोगों ने इसको ऐसे ही इंटरप्रेट किया कि एक चुनाव का जो प्रेशर होता है वो काम कर रहा है। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया, आज जो फैसला हुआ है TRE 4 और 5 के लिए, ये TRE होता है दरअसल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में अभी इस वक्त उनके वैकेंसीज आने वाली हैं। तो पटना की सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, खूब विरोध चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस बार अगर डोमिसाइल नहीं तो फिर वोट नहीं। तो ऐसा लगता है कि इसका असर हुआ, और इसका असर ऐसे हुआ कि इन्होंने वो पॉलिसी जो इन्होंने खुद से हटाई थी साल 2006 में, यही लागू करने में आगे रहे थे डोमिसाइल की नीति को। फिर जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार थी तो उस वक्त दोनों ने हटाने का फैसला कर लिया, जब सरकार तेजस्वी यादव के साथ थी। क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनेंगे देश के और ये सारे चर्चाएं चल रही थी। तो फिर ऐसी नीति के साथ प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं कि बिहार के दरवाजे दूसरों के लिए बंद हैं? तो ऐसा वो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि इसको हटा दिया अपने आप को राष्ट्रीय नेता घोषित किया। आखिरकार ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके शुरुआत करने वालों में तो नीतीश कुमार ही हैं। तो ये हट गया, और हटा जब ये 2023 में, उस वक्त से मांग हो रही थी और लोग कह रहे थे कि ये क्या कर दिया आपने, बाहर के लड़के आके हमारे यहाँ नौकरी करें, और हमारे यहाँ नौकरियों की वैसे ही कमी है। तो हमारे लड़के बाहर जाकर के नौकरियां कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की, और बाहर के लड़के हमारे यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो ये तो गलत है। और हमारे देश में अगर डोमिसाइल की नीति दूसरी जगहों पर न होती तो बात समझ में आती। हर जगह है डोमिसाइल की नीति, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तो आप इसमें कुछ ऐसा कीजिए कि भाई कुछ जो है वो आप बाहर वालों के लिए रखिए, लेकिन ज़्यादातर हमारे लिए रखिए। इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपने आप को पूरी तरह से 180 घुमाते हुए उन्होंने कर दिया कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो मैं पूरी तरह से 100% डोमिसाइल कर दूंगा। अब एक दबाव चल रहा था, और TRE 1, 2, 3 भले न हुआ हो, लेकिन TRE 4 और 5 चूँकि होना है, हंगामा हो रहा था, तो इन्होंने आज वो भी घोषणा कर दी। लेकिन ये सारे जो वादे हैं और ये सारे जो फैसले हैं, ये सारी जो नीतियां हैं, वो तेजस्वी यादव
कोशिश कर रहे थे और तेजस्वी यादव के वादे थे और तेजस्वी यादव की बातें थी कि वो ऐसा ऐसा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अब जितनी बातें तेजस्वी बाहर लेकर आए थे वो नीतीश कुमार करने पर आगे आगे दिख रहे हैं और करते दिख रहे हैं। इसी पर तेजस्वी ने एक ट्वीट भी किया है, मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहूंगी। आज तेजस्वी ने लिखा है कि अपार प्रसन्नता का विषय है कि वैचारिक रूप से दिवालिया एनडीए सरकार बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की हमारी मांग को एकदम सिरे से खारिज करती थी। सदन में किसी भी सूरत में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने का दंभ भरती थी। अब वही लोग हमारी अन्य योजनाओं की भांति इस घोषणा की भी नकल कर रहे हैं। 20 सालों की इस थकी हारी कालग्रस्त सरकार ने हमारी हर घोषणा, योजना, दृष्टि एवं मांग की नकल कर चुनावी वर्ष में आनन फानन में ये घोषणा की है। विपक्ष से इनका ये डर अच्छा है। मुख्यमंत्री बताएं कि सरकार को विपक्ष की घोषणाओं की कॉपी और नकल कर कैसा लग रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तमाम घोषणाएं अगर तेजस्वी ने पहले की थी, और ये हकीकत है कि जैसे उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने की बात की थी और कहा था कि वो 1500 रुपये करेंगे संभवतः, तो उसे बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया जो 400 था। तो एक ऐसा फैसला था जो शायद बहुत सी महिलाओं को, बहुत से बुजुर्गों को ये लग रहा था कि हमारे 400 रुपये बढ़ने चाहिए, और वो बढ़ नहीं रहा था बहुत दिनों से। माली हालत तो आप जानती हैं, बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नशाबंदी लागू है। तो जो एक्साइज के पैसे आते हैं शराब बिक्री के, वो तो आते नहीं है दूसरे राज्यों की तरह, तो टू एंड्स मीट कराने में ही बहुत दिक्कत होती है। लेकिन चुनावी प्रेशर था तो इन्होंने देखिए उसको भी बढ़ा दिया। बिजली वाली बात आपने बताई अभी, तो अब बिजली वाली जो उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे, इन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। तो अब विपक्ष वाले होता क्या है कि जब वो बोलते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि अभी तो बोलो, हो सकता है कि हमें मौका मिले, हो सकता है हमें मौका ना मिले, तो हमें मौका मिले तो 200 यूनिट्स। सरकार को लगता है 200 यूनिट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन्होंने 125 यूनिट किया। इसके अलावा जैसे ये सामने है कि पीटी टीचर्स को, रसोइयों को, नाइट गार्ड्स को, इन सब का जो मानदेय है वो जस्ट डबल कर दिया। जैसे पीटी टीचर 8000 पाते थे, वो अब 16,000 पाएंगे। हाँ? कितनी अच्छी मिड डे मील में जो रसोइये खाना बनाते थे वो पाया करते थे 1650 रुपये मात्र, अब उन्हें 3300 रुपये मिला करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि आपको याद होगा पत्रकारों को भी उन्होंने पैसे दे दिए, और वो मात्र 6000 रुपये थे, जो 60 ईयर्स अटेन कर लेते हैं रिटायरमेंट के बाद, जो पेंशन की तरह राशि मिलती है। बिहार में वो राशि की व्यवस्था है, बहुत जगहों पर नहीं है, बिहार में थी व्यवस्था। उसे उन्होंने बढ़ा करके 15,000 किया, यानी कि 2.5 गुना कर दिया उसको। और अगर वो मृत हो जाता है तो उनकी पत्नी को भी पैसे मिलेंगे 10,000 रुपये। तो इस तरह की जो घोषणाएं थी, ये घोषणाएं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, बेपत्रकार वाली तो बात नहीं थी, लेकिन मानदेय, बिजली वाली बात, डोमिसाइल वाली बात, ये तमाम चीज़ें जो थी वो तेजस्वी के ही लिस्ट में थी और उनकी अपनी चुनावी घोषणाएं उन्होंने बना ली थी। तो पिछले दिनों वो कह रहे थे कि अब तो मुझे चुप रहना पड़ेगा कि मैं जो भी घोषणा कर रहा हूँ वो तमाम घोषणाएं लागू कर दे रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर ये आइडिया ही चुरा ले रहे हैं। तो जब तक अब आचार संहिता लागू नहीं हो जाता है, चुनाव घोषित नहीं हो जाता है, मैं कोई नई बात नहीं करूँगा। और इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि भाई 20 साल आप कहाँ थे। बात तो सही है ना कि सवाल तो ये भी है कि ठीक चुनाव से पहले ये घोषणाएं क्यों लागू होने लगी हैं? चुनावी दाव है या फिर जनता के हित में सच में सोचा जा रहा है? और अगर जनता के हित में सोचा जा रहा है तो इससे पहले वही 20 साल वाला जो सवाल आता है कि 20 साल से ये सरकार क्या कर रही थी? ऐसा नहीं है कि 20 साल में सरकारें जो करती हैं उसका लेखा जोखा नहीं रहता है, लोगों के दिमाग में नहीं रहता है, वो तो रहती हैं बातें। पर क्या है कि हर साल के साथ जो चुनौतियां हैं बढ़ती हैं, लोगों की मांग बढ़ती है, और उन मांगों को पूरा करने का जिम्मा भी उस सरकार का होता है। जैसे मान लीजिए 20 साल पहले जो चुनौतियां थी बिहार के सामने, आज उससे एकदम कतिपय अलग चुनौतियां हैं। आज की तारीख में जो रोजगार की मांग है, 2025 से 30 के बीच उन्होंने कहा है 1 करोड़ रोजगार। ये भी तेजस्वी ने कहा था कि हम देंगे 1 करोड़ रोजगार। तो आप ये समझिए कि हर साल के साथ जो नए चैलेंजेस हैं, आप लीडरशिप में जब आना चाह रहे हैं, बिहार को नेतृत्व देना चाह रहे हैं, तो जो लोगों की मांग है उसको तो पूरा करेंगे ना। देखिए क्या है आज की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ दिक्कत है बेरोजगारी, जो कि बढ़ाता है पलायन को।
बिहार का बेटा कहीं और काम कर रहा है, बिहार की बिटिया कहीं और काम कर रही है, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो रेमिटेंस इकॉनमी यानी कि बाहर से पैसे भेज करके बिहार की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो कोई गल्फ में चला गया है कमाने के लिए, वहाँ से पैसे भेज रहा है। हाँ, कोई देश के ही मुख्तलिफ राज्यों में गया हुआ है, तमिलनाडु से लेके अरुणाचल और यहाँ तक कि आप लेह लद्दाख तक में आप जाएंगी। एक बार मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ पर भुट्टे बेच रहा था, वो बिहार का व्यक्ति था। आप सोचिए कहाँ कहाँ जा कर के अभी प्रवासी बिहारियों को, जो प्रवासियों को मारा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें ज़्यादातर बिहारी निकल रहे हैं जो वहाँ पर ठेले खोमचे लगाते हैं। तो जब नौकरियों की इतनी कमी है बिहार में, तो रोज़गार पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल, ये सवाल 20 साल का तो है ही है। तो हर बार जब आपने कानून व्यवस्था अच्छा किया, ये अच्छी बात है। आपने शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर की, ये बहुत अच्छी बात है। आपने महिलाओं की बात करी, 35% रिजर्वेशन दिया गया है उनको, 33% पहले था, 35% बढ़ गया, यानी कि 2% बढ़ गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने केवल बिहार की महिलाओं को वो दिया है। पहले वो पूरे देश की महिलाओं के लिए 33% था, अब वो बिहार की महिलाओं के लिए हो गया है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य की अपनी जो ज़रूरतें हैं उसका ध्यान रख करके आपको पूरा करना पड़ेगा, जो शायद नहीं हो रहा था। और तेजस्वी यादव का यह आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने इन सब कमज़ोर नस को दबाना शुरू कर दिया है, और उसी का नतीजा है कि देखिए वो ट्वीट जो वो कर रहे हैं कि ये 20 साल से ये फैसले नहीं हो पा रहे थे, अब वो फैसले होने लगे हैं, तो डर अच्छा है, विपक्ष का डर है वो अच्छा है। यकीनन विपक्ष का डर हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश जी और मोदी जी का अपना एक मॉडल रहेगा, और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का एक मॉडल रहेगा, और ये जो जिसका अपना एक गवर्नेंस होता है, सरकार जिसकी होती है, उससे सवाल तो ज़्यादा होते हैं। पहले 35% आरक्षण बेटियों के लिए किया, उसके बाद फिर बिजली फ्री कर दी, और उसके बाद अब डोमिसाइल। इसका क्या क्या लाभ होगा बिहार पे? अब ये जरा संदिग्ध हो गया, क्योंकि सिर्फ एक तरफा लाभ होगा सरकार को, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अब तो ये निश्चित हो गया कि जो भी सरकार में आएगा तो ये चीज़ें तो मिलनी है। होता ये है कि केवल आपने ही कोई वादा किया और आपके विरोधी ने वो वादा नहीं कर रखा है, तब तो मेरे दिमाग में काम करेगी बात ये, इसको मैं जिताऊं तो ये मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब दोनों हाथों में हमारे लड्डू है, तो फिर फायदा इस हिसाब से नहीं होता है। नीतीश जी ने भी आज अगर ये फैसला लिया है तो उनको एडवांटेज न चला जाए उसे रोकने के लिए लिया है। उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी है। जब उन्होंने भी वही फैसला कर दिया, आपने भी वही फैसला कर रखा है कि भाई मैं आऊँगा तो मैं भी 35% मैं भी बिजली दूंगा, मैं भी आपको मानदेय दूंगा, मैं भी आपको डोमिसाइल दूंगा। अब दोनों तरफ करीब करीब मामला बराबर का हो गया है, तो इसीलिए एक तरफा कोई इस फैसले के कारण नीतीश जी को वोट मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नेगेटिव वोट्स होते हैं उनके, ये बहुत नाराज़ हैं लड़के, बोलते कि नहीं देंगे। सड़कों पर कई दफ़ा पिटाई कर दी पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट करते हुए। मैंने पाया उनके अपने सरकार के सहयोगी एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान, वो बार बार डोमिसाइल पर बोलने लग गए कि नहीं ये होना चाहिए, मैं लड़कों के साथ हूँ। वो तो इन सब मुद्दों को लेकर खड़े हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं। तो जब उनको लगा कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है, अब इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया। पर इसमें अमूमन ये होता है मुस्कान कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि आपने घोषणा की तो चुनाव आ गया, अब आप लागू तो नहीं कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी कि आप इसको लागू करें। इफ़ यू फील अबाउट इट, है ना, तो आप पहले बता देते, बिल्कुल कर देते। आपके पास बहुत समय था। विपक्ष वाला तो केवल घोषणा कर सकता है, आप तो कर सकते थे। तो इतना पहले से आपने क्यों नहीं किया? यही बात अगस्त 2024 में क्यों नहीं कही गई? तब तो इम्प्लीमेंट हो जाता। और सवाल तो तब भी कर रहे थे तेजस्वी, लगातार चल रहा बातें था, कर रहे थे। प्रोटेस्ट तो तब भी चल रहा था। तो आप अगर ये कर देते तो आपको पॉलिटिकल डिविडेंड इसका मिलता। कहीं ना कहीं जनता को ये भी तो दिखेगा, वो तमाम लाठियां जो छात्रों ने अपने ऊपर खाई है इन प्रोटेस्ट को लेकर, तो उन्हें ये चीज तो दिखेगी ना कि अब क्यों, अब आपने किया है डिफरेंस तो डर यही के आएगा। मारे। हाँ बिल्कुल, डर के मारे। इसीलिए बहुत फायदा होता हुआ मैं इन चीजों में नहीं देखता हूं जब आप चुनाव के ठीक पहले घोषित करते हैं। इसमें नुकसान थोड़ा कम हो सकता है, फायदा बहुत होगा, ऐसा नहीं लगता है।
चुनाव को लेकर फिर से एक बार तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं और सरकार की खामियों को गिनाने वाले हैं। इसका क्या असर हो सकता है? अब देखिए, कह रहे हैं इसे अगस्त क्रांति। कैसे? तो रक्षाबंधन है 9 तारीख को, और 9 तारीख के तुरंत बाद दोनों नेता बिहार में 9 प्रमंडल है, तो सभी प्रमंडलों में जाकर के रैलियां करेंगे। शुरुआत जो वो करने जा रहे हैं वो सासाराम से करने जा रहे हैं। सासाराम से गया तक वो लंबी यात्रा चलेगी, जिसमें कि दोनों नेता रहेंगे, और ये पहले चरण की यात्रा होगी। इस तरह से फिर यात्राएं और भी जगहों पर होंगी। तो ये दोनों नेता उतर करके जो मूल समस्याएं हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात की, पढ़ाई की समस्या, अभी भी बहुत से लोग बाहर पढ़ने आते हैं। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उससे बेहतर शिक्षा व्यवस्था दूसरी जगहों पर है, तो लोग चले आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, कम से कम इतनी दूर चले आते हैं कि पढ़ाई यहाँ पर समय के साथ ख़त्म हो जाए। आज भी मुस्कान, वहाँ पर यह स्थिति है कि 3 साल का ग्रेजुएशन वहाँ पर 4 साढ़े 4 साल में ख़त्म हो रहा है, कई दफ़ा 5 साल लग जा रहा है, और उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता। छात्रों को वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है कि वो ग्रेजुएटेड भी हैं है कि नहीं, उसके बाद भी इतनी खामियां। तो आप सोचिए कि ये कैसे संभव है कि एक राज्य जिसके लोग बाहर आकर के अच्छा काम करने लग जाते हैं, अपने राज्य में उनको वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। ग्रेजुएशन करने में इतना समय लग जाता है, तो लोग बाग निकल रहे हैं वहाँ से। फिर जब वो इधर आ जाते हैं तो फिर इधर ही ज़िंदगी तलाश लेते हैं, फिर वो वापस नहीं जाते हैं। तो पढ़ाई की समस्या है। आप सोचिए, इलाज इतनी बड़ी समस्या है कि अगर आप दिल्ली के एम्स में जाएंगी, आपको 50% के आसपास जो मरीज़ हैं वो मिलेंगे बिहार के। तो मतलब जो इसी सबों को कॉइन किया हुआ है तेजस्वी यादव ने कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, इस तरह की कुछ उन्होंने बनाया हुआ है, उसकी बात वो करने जा रहे हैं। वो अपराध की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रंट है जिस पर अभी तक बैकफुट पर रहती थी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस वाले। उन्हें लगता था जंगल राज बोल करके हमें दबा दिया जाएगा। अब तो ये दूसरा ही मामला सामने आ गया। उन्होंने डेटा निकाला हुआ है, महीने भर में इतने लोग मारे गए हैं, और हाल के दिनों में घटनाएं भी हुई थी। तो इन सब का एक फ़ायदा जो है वो उनको होगा, और इसी सब बात को वो बताते हुए चलेंगे। पलायन पर खूब बात करते हैं, सारे नेता बात करते हैं। पलायन नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात, एक बात बोलते हैं वो जो जनसुराज वाले नेता हैं प्रशांत किशोर, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से आप ट्रेनें चलाते हैं गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, फैक्ट्रियाँ वहाँ बनाते हैं, चीप लेबर जो है यहाँ से आते हैं, यहाँ चलाएंगे ट्रेन, फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ। अब ये बातें जो है ना लोगों को महसूस होती हैं, बात हकीकत है कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री, जब लेबर हमारे यहाँ है तो फैक्ट्री क्यों नहीं तो है? फैक्ट्री लगाइए ना। तो फैक्ट्री आप नहीं लगाते, फैक्ट्री लगेंगे वेस्टर्न इंडिया में। अगर आप देखें भारत के मैप को, तो जितना भी विकसित क्षेत्र है हमारे देश का, वो सब वेस्ट की तरफ है, बिल्कुल। और उस तरफ है जो, और ख़ास तौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में, और पूर्वी छोर जो है वहाँ पर अभी भी हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। फैक्ट्री वगैरह तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ आम तौर पर लोग बाग दो वक्त की रोटी कमाने के लिए प्रॉपर जॉब मिल जाए, चाहे भारत में कहीं भी मिल जाए, वो वहाँ चले जाते हैं। तो इन सब स्थितियों पर हो सकता है कि इस बार नीतीश सरकार को जवाब देना पड़े, उनको कोई रोड मैप डालना पड़ेगा। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी खूब जोर लगाएगी अपनी तरफ से, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार है, तेजस्वी वहाँ आ भी जाते हैं तो भी अगर केंद्र सपोर्ट नहीं करेगा तो कुछ नहीं होना है। तो करना, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर लोग कन्विंस हो जाते हैं कि बहुत हुआ, बहुत हो गया, 20 साल बहुत होता है, वी नीड फ्रेश पीपल, अब एक नया मौका दे। और वो फ्रेश पीपल किसको, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रेश तेजस्वी को ही लें, हो सकता है कि वो एनडीए में ही हो, लेकिन एनडीए में तो वो बदल नहीं रहे हैं चेहरा। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ये दोनों नेता जरूर करेंगे। ये सारी चीजें तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल आ रहा था, अभी कुछ ही दिनों पहले तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर, एसआईआर का मुद्दा इतना जोरों पर है, चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने ये इल्जाम लगा दिया कि उनका तो नाम ही काट दिया गया है वोटर लिस्ट से, उनका वोटर लिस्ट ही नहीं है, उनसे नाम काट दिया गया है। उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने ये घोषणा की और दिखाया बकायदा कि उनका नाम है, तेजस्वी का नाम है, और एपिक नंबर भी उनका वहां पर मौजूद है।
इसके बाद चुनाव आयोग की जब घोषणा आई, तब इससे पहले तो तेजस्वी यादव जब इल्जाम लगा रहे थे चुनाव आयोग पे, तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। लेकिन जब ये फैसला आया, ये घोषणा आया कि नहीं उनका नाम है, उनका एपिक नंबर भी है, तब तेजस्वी यादव ने किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की, मीडिया के सामने नहीं आए। ये सवाल बड़ा अंदर से ऐसे करता नजर आ रहा है कि क्यों, आखिर क्यों तेजस्वी यादव मीडिया के सामने नहीं? हाँ, ये प्रश्न है। ये आपने यकीनन सही कहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि मेरा ये पहचान पत्र है वोटर और उसमें ये ईपिक नंबर लिखा है, तो ये जो ईपिक नंबर है ये मेरा है, और उन्होंने पढ़ भी दिया। बिल्कुल। और उसके बाद पाया ये गया, इलेक्शन कमीशन ने जवाब तुरंत दे दिया कि आपका ईपिक नंबर ये नहीं है, आपका ईपिक नंबर ये है, और इस ईपिक नंबर पर आपने वोट किया है, लोकसभा चुनाव में वोट किया है, पिछले विधानसभा चुनाव में वोट किया, और उसके पहले वाले विधानसभा में भी वोट किया है, इसी पर किया है, फिर मंत्री भी बने थे आप। तो जाहिर है कि अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मेरा यही है ईपिक नंबर, तो वो कहते तुरंत उस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि नहीं नहीं हमारा तो यही, आप गलत कहे हैं। अब ये बात तो उनकी तरफ से नहीं आई, और यही बात तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना कि 2-2, 3-3 ईपिक नंबर लोगों के पास हैं, 2-2 वोटर बने हुए हैं, दिल्ली के भी वोटर बने हुए हैं, बिहार के भी हैं, बिहार में भी 2 जगहों पर बने हुए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोटर हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोटर हैं। तो वही तो खत्म करना हम चाहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के दावे को एक तरह से उन्होंने साबित कर दिया बिल्कुल, कि वहां पर ईपिक नंबर की गड़बड़ियां कुछ थी, ना कुछ कंफ्यूजन। हाँ। तो उन्हें ये साबित करना पड़ेगा। देखिए अभी तो जांच चल रही है और जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव के मामले में 2 ईपिक नंबर हैं। सही वाला इलेक्शन कमीशन के पास है या सही वाला इनके पास है, ये एक बड़ा सवाल है और इनको साबित करना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा आरोप लगेगा कि आपका ईपिक नंबर कुछ और था, उस दिन आपने पढ़ दिया कुछ और, यानी कि आपने कोई फर्जी कार्ड बनवा रखा था क्या? मतलब आपके पास 2 ईपिक नंबर है, ये सवाल उन पर उठ सकता है। आपके पास वोटर कार्ड 2 कैसे हो गए? जिन चीज का आप विरोध कर रहे हैं वो आपके ऊपर उल्टे पड़ सकते हैं। और यही बात तो कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि हमें इसको काटना है, और वो एक तरह से साबित कर देंगे कि 65 लाख वोट सही कटे हैं, क्योंकि इस तरह के वोट थे वहां पे। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक क्रूशियल बात है, और मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक वो सामने क्यों नहीं आए हैं, वो आकर के कहें इस बात को। ये मैं सोच रहा था कि वो कहेंगे, लेकिन अभी तक तो वो आए नहीं। अब ना राहुल गांधी बोल रहे हैं और ना तेजस्वी यादव, अचानक से ये शांति बड़ी अजीब सी लग रही है। ये भी अजीब है कि जितने शिकायतें आनी चाहिए थी अभी तक, जितनी बातें हो रही थी, अब वो शिकायतें इलेक्शन कमीशन की आज की मैं रिलीज देख रहा था, और उस रिलीज में अब को अभी तक कोई शिकायत आई ही नहीं है कि भाई होता ना कि इनका वोट कट गया, उनका वोट कट गया। तो द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज 0 टिल 3 PM आज का ये आंकड़ा है। तो ये कैसे हो रहा है कि इतने आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं 12, उनके इलेक्शन एजेंट हैं 1,60,000, उसमें मानकर चलिए कि चलिए एनडीए वाले होंगे 70-80 हज़ार, 70-80 हज़ार तो उनके भी हैं, उन दलों के भी हैं जो विपक्ष में हैं, 50,000 होंगे। तो उनके लोग अपने लोगों के पास जा रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे आपका बना, किसका नहीं बना, और वो तुरंत बताएंगे, लेकिन शिकायतें क्यों नहीं आ रही हैं? बिल्कुल। तो ये अजीब ऐसा लग रहा है, और मुझे ये लगता है कि अगर 2-4 दिन और इसी तरह से चला तो फिर ये मुद्दा तो कम से कम बहुत ज़्यादा मदद विपक्षी करता हुआ नजर नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जैसे ही जैसे जैसे चुनाव सामने आता जा रहा है, नजदीक आता जा रहा है, तमाम वादे जो हैं, तमाम जो बातें हैं और घोषणाएं हैं वो होती नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर तेजस्वी ने जितना बड़ा इल्जाम लगाया था कि उनका नंबर नहीं है, उनका वोटर लिस्ट का वोटिंग का जो अधिकार है वो छीन लिया गया, उनका नाम नहीं, और तमाम कई तरह की बातें बाकायदा पीसी पर आकर कही थी, लेकिन उसके बाद जो चुनाव आयोग ने घोषणा की उसके बाद तेजस्वी यादव गायब हैं, और किसी तरह का अभी तक कोई आधिकारिक ना बयान आया है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। तो बड़ा अजीब सा एक शांति जो है वो दिख रहा है, और अब सवाल भी है कि आखिर तेजस्वी यादव सामने आकर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और कैसे इसको साबित करेंगे। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।